हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। आज का हमारा टॉपिक है डू प्लांट्स ब्रीद। क्या प्लांट्स जो हैं वो भी ब्रीद करते हैं? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो येस है। ठीक है, लेकिन येस कहने जितना सिंपल नहीं है, इसके पीछे का मैकेनिज्म जो है वो अच्छा खासा है कि कैसे प्लांट्स जो हैं वो रेस्पायर करते हैं, ब्रीद करते हैं। ठीक है, जस्ट प्रीवियस वीडियो की मैं बात करूं तो उसमें हमने चैप्टर नंबर 14 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स जो है उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो कंप्लीट किया था। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना कि पूरा चैप्टर, क्योंकि इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो पूरा ये कवर करता है कि एक्चुअल में हम इस चैप्टर के रिगार्डिंग क्या क्या जानते हैं, क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं, कितना लेवल जो है उस पर एडवांस लेवल पे हम सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। और कुछ टर्म्स जो होते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी होती है जो कि इंपॉर्टेंट होती है। डायरेक्ट लाइन जो है वो एनसीईआरटी की बुक से नीट एग्जाम में पूछ भी ली जाती है। सो हर एक लाइन जो है एनसीईआरटी की वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं। वेल, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नॉट क्वाइट सो डायरेक्ट। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, डू प्लांट्स ब्रीद, इसका जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा सिंपल सा डायरेक्ट आंसर नहीं है। येस, plants require oxygen for respiration to occur and they also give out carbon dioxide। ठीक है, तो प्लांट्स जो है उनको ब्रीद करने के लिए, उनको रेस्पायर करने के लिए ऑक्सीजन जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। उसी के साथ साथ ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको रिलीज कर देते हैं। Hence, plants have system in place that ensure the availability of oxygen। प्लांट्स जो है उनके पास एक ऐसा मैकेनिज्म होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि ये इंश्योर करता है कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है या फिर नहीं है। प्लांट्स अनलाइक एनिमल्स हैव नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर गैसियस एक्सचेंज बट दे हैव स्टोमेटा एंड लेंटिकल फॉर दिस पर्पज। जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, उनके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स होते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए, लेकिन प्लांट्स जो है उनके पास लंग्स तो नहीं है, लेकिन प्लांट्स में इस पर्पज को फुलफिल करने के लिए स्टोमेटा होते हैं जो कि लीव्स की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। लेंटिकल्स होते हैं। लेंटिकल्स जो है ये एक ओपनिंग होती है जो कि प्लांट की स्टेम जो है, जो बार्क होता है, स्टेम है, स्टेम पे बार्क होता है, छाल होती है, वहां पर कुछ ओपनिंग्स जो है वो प्रेजेंट होती है जिसको हम लेंटिकल्स के नाम से जानते हैं। तो प्लांट्स जो है वो किसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज का जो प्रोसेस है उसको डन करते हैं, स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स के थ्रू। देयर आर सेवरल रीजन व्हाई प्लांट कैन गेट अलोंग विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब प्लांट्स जो है उनके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, लंग्स नहीं है, लेकिन फिर भी प्लांट जो है अपनी लाइफ जो है उसको कंप्लीट करते हैं। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे पॉइंट्स भी हैं। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं उस फर्स्ट रीजन की। ठीक है, ईच प्लांट पार्ट टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैस एक्सचेंज नीड। प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, रूट है, स्टेम है, लीव्स है। तो हर एक पार्ट जो है प्लांट का वो अपनी जो गैस एक्सचेंज की नीड है, जो गैस एक्सचेंज की जरूरत है, उसको खुद ही फिलफिल करते हैं। जैसे कि रूट में जो गैस एक्सचेंज की जरूरत है, नीड है, तो रूट अपने आप में करेगी। स्टेम में जितनी भी गैस एक्सचेंज की जो जरूरत होगी, नीड होगी, स्टेम अपने आप में करेगा, लीफ जो है वो अपने आप में करेगी। देयर इज वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। जो प्लांट का एक पार्ट है उससे दूसरे पार्ट में जो गैस का ट्रांसपोर्ट होना है, गैसेस का एक्सचेंज होना है, वो बहुत ही कम होता है, वेरी लिटिल होता है। फर्स्ट रीजन तो ये हो गया। सो आई होप कि इतना कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सेकेंड रीजन जो है उस पर चलते हैं। सेकेंड रीजन में क्या बोला है, प्लांट डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड फॉर गैस एक्सचेंज। प्लांट्स जो है उनमें गैस के एक्सचेंज की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा नहीं होती। रूट, स्टेम एंड लीफ रेस्पायर एट रेट फार लोअर देन एनिमल्स डू। एनिमल्स जो है वो बहुत ज्यादा क्या करते हैं, रिक्वायर होती है उन्हें गैस एक्सचेंज के प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, लेकिन प्लांट्स जो है वो बहुत ही लोअर रेट पर जो है गैस एक्सचेंज जो है उसको करते हैं। प्लांट का रूट हो, लीफ हो, स्टेम हो, ये बहुत ही लोअर रेट पर गैस एक्सचेंज का जो प्रोसेस है उसको डन कर लेते हैं एज कंपेयर टू एनिमल्स। Only during photosynthesis there are large volume of gases exchange and each leaf is well adapted to take care of its own need during these period। अब जो photosynthesis का जो प्रोसेस हो रहा होता है, रिएक्शन जो चल रही होती है प्लांट में, तो उस टाइम पर लार्ज वॉल्यूम जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है गैस एक्सचेंज के लिए। लेकिन हर एक प्लांट की जो लीफ है वो इस तरीके से स्पेशलाइज्ड तरीके से बनी होती है, अडेप्टेड होती है कि लीफ को जितनी भी जरूरत है गैस एक्सचेंज की वो उसको खुद ही फुलफिल कर लेती है। व्हेन सेल्स फोटोसिंथेसाइज अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट अ प्रॉब्लम इन दी सेल्स सिंस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड विद इन दी सेल। अब जब एक लीफ है, लीफ के अंदर सेल्स हैं, ठीक है, तो जो लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, सेल्स जो है फोटोसिंथेसाइज कर रही हैं, तो वहां पर ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी, वो उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो सेल्स हैं उनके अंदर खुद ही का ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती रहती है। सो सेकेंड रीजन ये था। अब हम मूव करते हैं थर्ड रीजन के ऊपर। यहां से स्टार्ट होगा हमारा थर्ड रीजन।
So the distance that gases must diffuse even in large bulky plants is not great. जो डिस्टेंस है, ठीक है, जो गैस डिफ्यूज होने का जो डिस्टेंस है वो लार्ज होता है, लेकिन गैस की नीड जो है वो ज्यादा नहीं होती है. ईच लिविंग सेल इन अ प्लांट इज लोकेटेड क्वाइट क्लोज टू द सरफेस ऑफ द प्लांट. ठीक है, तो प्लांट में जितनी भी लिविंग सेल्स हैं वो प्लांट सरफेस के बहुत ही ज्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट में होती हैं. ये जो कंडीशन है ये लीव्स के लिए तो ट्रू है, लेकिन बल्कि प्लांट्स जो हो गए, ठीक है, बल्कि बुडी स्टेम्स जो हो गए, रूट जो हो गए, उनके केस में क्या है, तो उनके केस में जो क्या है उसका आंसर हमें यहाँ पर मिलने वाला है. सो दिस इज ट्रू फॉर लीव्स. ये जो चीज़ है ऊपर स्टेटमेंट जो दिया गया कि लिविंग सेल जो है, हर एक लिविंग सेल प्लांट की वो प्लांट सरफेस के बहुत ही क्लोज कॉन्टैक्ट में होती है, ये स्टेटमेंट जो है वो लीव्स के केस में ट्रू है. यू मे आस्क, आप पूछ सकते हो, बट व्हाट अबाउट थिक बुडी स्टेम्स एंड रूट्स. बुडी, थिक बुडी, स्टेम और रूट के केस में क्या होता है, तो यहां पर हम देखते हैं कि इन स्टेम्स द लिविंग सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन थिन लेयर इनसाइड एंड बीनीथ द बार्क. जो स्टेम है, फॉर एग्जांपल ये कोई प्लांट है, तो ये वाला जो रीजन है ये क्या है, प्लांट का स्टेम है. ठीक है, तो जो स्टेम है उसमें जो लिविंग सेल्स हैं वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होंगी. लिविंग सेल्स जो इसमें ऑर्गेनाइज्ड होंगी वो इस तरीके से होंगी कि ये जो स्टेम है इसका जो आउटर वाला रीजन है उसको हम बार्क बोलते हैं, छाल बोलते हैं हिंदी में. तो ये जो बार्क है इसके जस्ट नीचे वाला जो रीजन है, इसके जस्ट इनसाइड वाला जो रीजन है, वहां पर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो लिविंग सेल्स होती हैं. ठीक है, दे ऑल्सो हैव ओपनिंग कॉल्ड लेंटिकल्स. अब ये जो लिविंग सेल्स होती हैं जो कि बार्क के अंदर की तरफ, बार्क के नीचे वाले रीजन में प्रेजेंट होती हैं, लिविंग सेल्स होती है, इनमें ओपनिंग होती है जिनको हम लेंटिकल्स बोलते हैं. और ये जो लेंटिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं, गैस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं. दी सेल्स इन द इंटीरियर आर डेड एंड प्रोवाइड ओनली मैकेनिकल सपोर्ट. अब क्या हुआ कि ये जो लिविंग सेल्स थी इनके भी अंदर की साइड में जो सेल्स प्रेजेंट होंगी वो कैसी होंगी, डेड होंगी, लेकिन वो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही होती है. वो क्या करती हैं, मैकेनिकल सपोर्ट जो है प्लांट को प्रोवाइड करती हैं. Thus, most cells of a plant have at least a part of their surface in contact with air. तो प्लांट में जो इतनी सारी सेल्स हैं, ठीक है, उनमें कम से कम एक ऐसा पार्ट होगा जो क्या होगा, एयर के कांटेक्ट में होगा. Thus, most cells of plant have at least a part of their surface in contact with air. तो प्लांट में जो सेल्स हैं, तो सेल्स में सेल का कम से कम एक पार्ट जो है वो एयर के कांटेक्ट में होता है. ठीक है, तो ये जो एक आध पार्ट जो सेल का है वो जो एयर के कांटेक्ट में है वो किसकी हेल्प से होता है, वो होता है पैरेन्काइमा सेल्स की हेल्प से. सो लीव्स में, स्टेम्स में, रूट में जो पैरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट है वो क्या है, लूजली अरेंज्ड होती है. लूजली जब अरेंज्ड होती हैं तो ये क्या है, जब एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी, लूजली कनेक्टेड होंगी, जब लूजली कनेक्टेड होंगी तो इनके बीच में क्या होगा, एक एयर स्पेस जो है वो प्रेजेंट होगा. अब ये जो एयर स्पेस है वो क्या करता है, एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क जो है वो प्रोवाइड करता है. इस इंटरकनेक्टेड नेटवर्क की ही वजह से सेल का कम से कम एक पार्ट जो है वो एयर के कांटेक्ट में होता है. आगे यही बात बताया गया है. दिस इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाय द लूज पैकिंग ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स इन लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स विच प्रोवाइड एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ द एयर स्पेसेस. सो आई होप कि इतना कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा. द कंप्लीट कंबशन ऑफ ग्लूकोज विच प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एज एन एंड प्रोडक्ट यील्ड एनर्जी मोस्ट ऑफ विच इज गिवन आउट एज हीट. तो यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दी है, ठीक है, ये क्या है, ग्लूकोज के कंबशन, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन का रिएक्शन है. तो यहाँ पर हमसे बोला गया है कि जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कंबशन होता है, ब्रेकडाउन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, साथ ही साथ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है. अब ये जो एनर्जी है वो क्या है, वो हीट के फॉर्म में रिलीज होती है. तो यहाँ पर हमें इक्वेशन दी है C6H12O6. ये जो है C6H12O6 ये हम सब जानते हैं कि ये क्या है, ये है ग्लूकोज का फॉर्मूला. अब ग्लूकोज का कंबशन होने के लिए ऑक्सीजन जो है उसकी रिक्वायरमेंट होगी. दैट मीन्स कि रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वहां पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है. सो 6 मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीजन के यहाँ पर लगेंगे, तो उससे क्या होगा, 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, 6 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, साथ ही साथ एनर्जी जो है वो रिलीज होगी किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में.
अब ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, अगर यदि ये एनर्जी सेल के लिए यूजफुल होती है, ठीक है, तो आगे यही बताया गया है, इफ दिस एनर्जी इज टू बी यूजफुल टू द सेल इट शुड बी एबल टू यूटिलाइज इट टू सिंथेसाइज देयर मॉलिक्यूल्स दैट द सेल रिक्वायर। अब ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कंबशन से एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, सारा का सारा प्रोसेस कहां पर हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा है, तो एनर्जी कहां पर रिलीज होगी, सेल के अंदर होगी। तो सेल के अंदर ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, ये एनर्जी अगर सेल के लिए यूजफुल होती है तो सेल को इसे यूटिलाइज करना चाहिए। सेल के पास एक ऐसी एबिलिटी, एक ऐसी स्ट्रेटजी जो है वो होनी चाहिए जिससे कि सेल इस एनर्जी को यूटिलाइज करे उन मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए जिनकी सेल को जरूरत है। यही हमसे यहां पर बताया गया है। द स्ट्रेटजी दैट द प्लांट सेल यूजेस इज टू कैटाबलाइज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन सच अ वे दैट नॉट ऑल द लिबरेटेड एनर्जी गोज आउट एज हीट। तो प्लांट सेल के केस में यहां पर बात की गई है कि प्लांट सेल जो है वो जो ग्लूकोज का कैटाबलाइज हुआ, दैट मीन्स कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जो ब्रेकडाउन हुआ उससे जो एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है, तो प्लांट सेल के पास एक ऐसी स्ट्रेटेजी होती है कि वो उस एनर्जी जो है उसको यूटिलाइज कर ले, ना कि सारी की सारी एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में बाहर ना जा पाए। तो ऐसी स्ट्रेटेजी होती है प्लांट सेल के पास कि वो उस एनर्जी को अपने प्लांट सेल के बाहर नहीं जाने दे पाती है, उसको यूटिलाइज कर लेती है। द की इज टू ऑक्सीडाइज ग्लूकोज not in one step but in several small steps, enabling some steps to be just large enough such that the energy released can be coupled to ATP synthesis। अब हमसे यहाँ पर ये बताया गया है कि जब ग्लूकोज जो है, ठीक है, ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन हो रहा है, कंबशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है ये एक सिंपल सा प्रोसेस नहीं है, सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती है, ये छोटे छोटे स्टेप्स भी होते हैं, कुछ लार्ज स्टेप भी हो सकते हैं जिसमें लार्ज एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। तो जब ग्लूकोज का कंबशन हो रहा है तो उससे साथ ही साथ एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये जो एनर्जी है इसको बाहर नहीं जाने देना है, इसको यूटिलाइज करना है एटीपी के सिंथेसिस में, एटीपी के फॉर्मेशन में। हाउ दिस इज डन, एसेंशियली द स्टोरी ऑफ रेस्पिरेशन। अब जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कंबशन होने पर एनर्जी जो रिलीज हो रही है उसको हमें यूज करना है एटीपी के सिंथेसिस के लिए। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो मैकेनिज्म है, ये एक्चुअल में होता कैसे है, यही तो रेस्पिरेशन की स्टोरी है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, जो कि हम ग्लाइकोलिसिस के नाम से जानते हैं, वहां पर हम देखेंगे कि ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है इसका जो ब्रेकडाउन हो रहा है तो कितने स्टेप्स में इसका ब्रेकडाउन होता है, कितने एंजाइम्स जो है इसके ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व होते हैं और कहां पर एटीपी जो है उसका फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, दैट मींस कि जब हम ग्लाइकोलिसिस नेक्स्ट टॉपिक में डील करने वाले हैं, जिसको हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन के नाम से भी जानेंगे, यहां पर थोड़ा बहुत जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो दे दिया है कि रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो यूटिलाइज्ड होती है, यूज होती है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज होती है एज प्रोडक्ट की फॉर्म में। जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कंबशन हो रहा है, दैट मींस कि रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस हो रहा है वहां पर ऑक्सीजन जो है वो तो यूटिलाइज हो जाएगी, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, ये क्या है, एज अ एंड प्रोडक्ट की फॉर्म में रिलीज होंगे। दी कंबशन रिएक्शन रिक्वायर ऑक्सीजन। सो जो ग्लूकोज ब्रेक डाउन है या फिर ग्लूकोज कंबशन कहें या फिर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कहें, इस प्रोसेस के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। बट सम सेल्स लिव वेयर ऑक्सीजन मे और मे नॉट बी अवेलेबल। कुछ ऐसी सेल्स जो हैं ऐसे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं, ऐसे रीजन में प्रेजेंट होती हैं जहां पर ऑक्सीजन अवेलेबल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। कैन यू थिंक ऑफ सच सिचुएशन एंड ऑर्गेनिज्म वेयर ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल। क्या तुम सोच सकते हो ऐसी सिचुएशन, ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा एटमॉस्फेयर जहां पर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता है। There are sufficient reason to believe that the first cell on this planet lived in an atmosphere that lacked oxygen। ठीक है, तो यहां पर हमसे एक ऐसी बात कही गई है कि ये जो प्लैनेट है उस पर जो फर्स्ट सेल थी वो एक ऐसे एटमॉस्फेयर में रह रही थी जहां पर ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल नहीं था। अब इस बात को बिलीव करने के लिए, इस बात पर विश्वास करने के लिए बहुत सारे ऐसे सेवरल रीजंस जो हैं वो अवेलेबल हैं। ठीक है, झूठ बात नहीं है, सच बात है ये। आगे हमसे ये बोला गया है, Even among present day living organism, we know of several that are adapted to anaerobic condition। और आज के टाइम में भी, प्रेजेंट डे में भी ऐसे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कि एनएरोबिक कंडीशन जो है उसमें रहते हैं, उसमें अडेप्टेड होते हैं। एनएरोबिक कंडीशन कहने का मतलब ये हो गया in the absence of oxygen। Some of these organisms are facultative anaerobes while in other are requirement of anaerobic condition is obligate। अब कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ऐसे होंगे जो कि ऑक्सीजन वाली कंडीशन में भी रह सकते हैं और
नॉन ऑक्सीजन वाली कंडीशन में भी रह सकते हैं, जिनको हम फैकल्टेटिव एनारोब्स के नाम से जानते हैं। जबकि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कंप्लीटली एनारोबिक कंडीशन में रहते हैं, जिनको हम ऑब्लिगेट के नाम से जानते हैं। इन एनी केस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिटेन द एंजाइमेटिक मशीनरी टू पार्शियली ऑक्सीडाइज ग्लूकोज विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके पास, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसके पास एक ऐसी एंजाइमेटिक मशीनरी होती है जो कि ग्लूकोज को पार्शियली ऑक्सीडाइज कर सकती है। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तब भी वो एंजाइम्स की हेल्प से ग्लूकोज का कंप्लीट तो ऑक्सीडेशन नहीं कर सकती, बट पार्शियली ऑक्सीडेशन जरूर कर सकती है। दिस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पाइरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है वहां पर क्या होता है, ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल है उसका ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है पाइरुविक एसिड के फॉर्म में, या फिर पाइरुवेट के नाम से हम जानते हैं। अब ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, यहां पर तो हमने जस्ट समझ लिया कि ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है पाइरुविक एसिड में। ये इतना सिंपल नहीं है, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे स्टेप में ये रिएक्शन जो है वो मैकेनिज्म जो है वो चलता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डील करने वाले हैं। तो आई होप कि आज का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर यदि कोई किसी भी टर्म को लेकर, किसी भी लाइन को लेकर कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। वीडियो पसंद आते तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।